हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक, तो सारणिक में हम लोगों ने जो उसके गुणधर्म है उससे संबंधित जो हमारी प्रश्नावली थी उसको पढ़े थे। तो आइए हम आज बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली की ओर। उससे पहले हम लोग कुछ उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र उनको पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले सारणिक के अनुप्रयोग। अब देखिए, सारणिक के अनुप्रयोग में सबसे पहले आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चीज, जैसे मान लिया त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। तो ये एक आपको कोई त्रिभुज दिया गया है ABC। ए के निर्देशांक x1, y1 है, इसके x2, y2 है और इसके x3, y3 है। यह दिया गया है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते थे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है निर्देशांक ज्यामिति में, वो होता था आपका डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र होता था किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का। निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम क्षेत्रफल निकालते थे तो इस सूत्र के द्वारा निकालते थे। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं सारणिक। तो देखिए, सारणिक के प्रयोग द्वारा हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डेल्टा बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1। ये हो जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक x1, y1 x2, y2 x3, y3, ये जो है शीर्षों के निर्देशांक अगर आपको दिए गए हैं तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा सारणिक के अनुप्रयोग से आप इस सूत्र के द्वारा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, तीन बिंदुओं। अब देखिए, तीन बिंदुओं मान लिया A जिसके निर्देशांक x1, y1, B जिसके निर्देशांक x2, y2 है, व C जिसके निर्देशांक x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध। तो यहां से देखिएगा, तीन बिंदु हैं A B C, ये संरेख होंगे। संरेख का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर हो। इसका मतलब ये हो गया कि A B और C संरेख, सन मतलब एक ही और रेख मतलब रेखा पर, तो एक ही रेखा पर जो बिंदु स्थित होंगे वो सभी संरेख कहलाएंगे। तो यहाँ पर तीन बिंदु आपको दिए गए हैं A B व C। तो A B व C के संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है यहां से, वो क्या होगा आपका सारणिक के लिए? वो होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, क्योंकि भाई यहां पर कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, इसका कोई क्षेत्रफल होगा नहीं। क्योंकि रेखा जो आपको दी गई है उसका क्षेत्रफल के यहाँ कुछ नहीं होना है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं होगा, यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। तो यही कंडीशन जो होती है वो तीन बिंदुओं के संरेख होने का आपका प्रतिबंध होता है। तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग हो गया। और यहां से अब देखिएगा कि भाई दो बिंदु आपको दिए गए हों, उससे होकर जाने वाली रेखा की समीकरण। दो बिंदुओं, तीसरा जो अनुप्रयोग यहां हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो बिंदुओं। A के निर्देशांक मान लिया x1, y1 व B x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखिएगा, यहां से दो बिंदु दिए गए हैं। भाई ये सब तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि उसके लिए सूत्र क्या होता है, लेकिन वही चीज हम लोग पढ़ेंगे यहां पर सारणिक के अनुप्रयोग द्वारा। यानी सारणिक का प्रयोग करके जो है इस रेखा का सूत्र या त्रिभुज का सूत्र या फिर संरेख होने का जो सूत्र बड़ी आसानी से हम ज्ञात करेंगे। तो यहां से एक चीज ये देखिएगा कि दो बिंदु A और B, इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी, तो भाई दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, एक बिंदु हमारा A हो गया और एक हो गया B, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लिया इस पर एक बिंदु P स्थित है, तो इसके जो निर्देशांक है x, y दिए हैं और इसके x1 y1 आपके हाई हैं, इसके x2 और y2 आपका दिया गया है। तो इसका जो सूत्र होगा वो आपका क्या होगा? तो यहां से देखिएगा
जाने वाली जो रेखा का समीकरण होगा आपका वो हो जाएगा यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहां से दो बिंदुओं से होकर x1, y1 ये सॉरी a और b से होकर जाने वाले जो रेखा का समीकरण होगा वो x1, y1 1, x2, y2 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं a और b, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इस पे हमने एक बिंदु ये मान लिया p जिसके निर्देशांक जो है x, y है। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा ए बी का वो क्या होगा, उसके लिए जो है इस सूत्र का प्रयोग करके आप बड़ी आसानी से रेखा का सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और x माइनस x1 ये सूत्र पढ़े थे। अब इसको हल करेंगे तो बड़ी आसानी से यहीं पे पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होता है वो सारणिक मेथड से है, यानी सारणिक के अनुप्रयोग से है आपका। तो सारणिक के अनुप्रयोग से किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो है हम निम्न सूत्र से बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं फिर अपनी अगली एक्सरसाइज पर। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.3, इसका पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया उसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित शीर्षों, देखिए निम्नलिखित शीर्षों वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ये शीर्ष आपको दिए गए हैं, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से देखिए पहली कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, पहला पार्ट इसका हल कर रहे हैं। ये आपको दिया गया है बिंदु 1 0 6 0 और 4 3 ये दिया है। तो देखिए यहां से x1 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, x2 की 6 हो जाएगी और x3 की 4 हो जाएगी, y1 की 0, y2 की 0 हो जाएगी और y3 की 3 हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सूत्र आपका होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये होता है आपका। तो यहां से वैल्यू रख दीजिएगा इनकी। देखिएगा x1 की वैल्यू है 1, x2 की 6, x3 की 4, y1 की 0, y2 की 0, y3 की 3 और ये 1 1 1 ये आपको दिया गया। अब देखिए यहां से आप क्या करिएगा, अगर हम R3 के स्थान पर लिखेंगे, C3 के स्थान पर, C3 के स्थान पर यहां पे हम लिखेंगे C3 माइनस C1। तो देखिए क्या मिलेगा आपको 1/2 ये मिलेगा 1 6 4 और 0 0 3 मिलेगा। 1 से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 1 से 6 घटेगा -5 हो जाएगा, 1 से 4 घटाएंगे -3 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए R1 के सापेक्ष करेंगे तो ये कैंसिल भाई 1 के सापेक्ष तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेंगे। 0 का -3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 3 का -5 से करेंगे तो -5 थे 15 और ये माइनस का 15 हो जाएगा। देखिए यहां से -15 ऐसे ले लीजिएगा। बाकी सारे टर्म 0 है तो सारे अवयव 0 हो जाना, उसको आगे हल नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 1 और यहां से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका भाई प्लस का 15, ये हो जाएगा गुणे प्लस का 15 मिलेगा यहां से। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये 15 एकम 15 यानी यहां से आ जाएगा 15/2 वर्ग मात्रक। ये जो होगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां से जो आपका पहला पार्ट हुआ उसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज के वो 15/2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। देखिए दूसरा पार्ट आपको जो दिया गया है एट बहुत आसानी से आप जो है इसको हल कर सकते हैं, या फिर आप ये करिए सूत्र रखिए, सूत्र में रखने के उपरांत ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पहले रो या पहले कॉलम किसी के सापेक्ष जो आप प्रसार कर दीजिए, प्रसार करने के उपरांत जो आंसर आएगा वो भी आपका एकदम सही आंसर होगा। जरूरी नहीं कि कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पे करें कॉलम में या रो में, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने आसानी के लिए जो है देखा कि ये 0 हो जाना है टर्म, या आप इससे इसको घटा देते तब ये 0 हो जाता। तो यहाँ पे एक स्टेप हमने यहाँ पर उसके गुणधर्म का प्रयोग कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा आसान हो गया। हमको सारे के सापेक्ष जो है सभी पहली रो के सभी अवयवों के सापेक्ष हमको प्रसार
नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक के सापेक्ष हमने प्रसार कर दिया और हमको आंसर मिल गया। तो आप सिर्फ यहीं से डायरेक्ट अगर प्रसार करते तब भी आपका आंसर आ जाएगा और आपको पूरे पूरे नंबर वहां से मिलने हैं, कटना कुछ नहीं है। तो आइए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहां से इसका जो थर्ड पार्ट आपको दिया गया है वो आपको ये है, सेकंड आप लोग स्वयं करेंगे। ये आपको दिया -2 -3 3 2 और -1 -8, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा x1 की जो वैल्यू है -2, x2 की जो वैल्यू है 3 और x3 की -1 दिया है। y1 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है 2 और y3 की वैल्यू है -8। तो यहां से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहां से वैल्यू रख दीजिएगा, x1 की वैल्यू -2 3 -1, y1 की -3 2 -8 1 1 1, ये हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा पहली के सापेक्ष, रो के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए। तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो चलिए r1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं। यहां से एक स्टेप और लिख लीजिए, यहां से 1/2 आएगा। अब देखिए -2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 2 1 2 हो जाएगा और 8 1 8 होगा, माइनस का 8 होगा, माइनस माइनस से +8 हो जाएगा। भाई सूत्र का माइनस होगा यहाँ से, तो प्लस माइनस, अब -3 और सूत्र का माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, -1 का 1 से करेंगे तो -1 और सूत्र का माइनस +1 हो जाएगा। फिर +1, 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 8 3 24 -24 हो जाएगा यहाँ से, और 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा, लेकिन जो सूत्र का माइनस वो इसको प्लस कर देगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/2, अब ये मिलेगा 8 2 10, -2 × 10 हो जाएगा और प्लस का 3 × 4 हो जाएगा, 3 1 4, फिर प्लस का 1, अब गुणे यहां से देखिए माइनस का 22 हो जाएगा, गुणा कर दीजिएगा, माइनस का 20 प्लस का 12 और ये माइनस का 22, ये हो गया। तो 20 22 हो जाएगा, यहां से 20 और 22 42, -42 और प्लस का 12। तो इस तरीके से जो आएगा वो आपका 1/2, और यहां से -12 करेंगे तो ये बचेगा आपका 30, माइनस का 30 बचेगा, काट दीजिएगा तो 15, यानी जो है वो माइनस का 15 बचेगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए कि जो क्षेत्रफल होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इस चिन्ह को आप छोड़ देंगे। तो यहां से लिख दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस का 15, जो कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, वर्ग मात्रक, ये जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका आपका थर्ड पार्ट था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपका माइनस में आ रहा तो माइनस चिन्ह जो है वो छोड़ देना है, क्योंकि कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा ऋणात्मक नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो +15 लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन और इसके दोनों पार्ट, बाकी दूसरा पार्ट जो है आप करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहां से जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें ये कहा गया सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B और C जो दिए गए हैं ये संरेख हैं। तो यहां से लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है वो आपका अभी मैंने बताया है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये बराबर आपका 0 होता है। ये संरेख होने का प्रतिबंध होता है, यहां से ये याद रखिएगा आप। तो यहां से देखिएगा, चूंकि x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू b और x3 की वैल्यू c है, y1 की वैल्यू b + c, y2 की वैल्यू c + a और y3 की जो वैल्यू आपको दी गई है a + b है। अब यहां से क्या करेंगे, हम ये पक्ष लेकर चलेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, और यदि इसका मान 0 हो गया, यदि इसका मान 0 हो गया तो वहां से जो हमारा बिंदु है तीनों वो संरेख हो जाएंगे। तो इसमें रखिएगा, चूंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसकी वैल्यू देखिए निकालिएगा, वैल्यू रखिएगा इसमें। इसका जो मान होगा वैल्यू आएगी आपकी a b c, ये दिया है b + c c + a और
a प्लस बी है और ये 1 1 1 ये दिया है आपको 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहां से हल करिए, हल करेंगे यहां से लिखेंगे हम C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी आपको मिलेगी a प्लस, अब देखिए b प्लस c मिल जाएगा b प्लस c और यहां से मिलेगा b प्लस c प्लस a ये हो जाएगा और c प्लस a प्लस b मिल जाएगा, c प्लस a प्लस b मिल गया। अब यहां से ये हो जाएगा आपका b प्लस c प्लस a और a प्लस b और ये 1 1 1 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है, R1 से C1 से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लीजिएगा, यहां से कॉमन लेने पर तो कॉमन जब लेंगे तो यहां से a प्लस b प्लस c बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 1 1 और b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1 ये बचेगा। अब वैल्यू एक चीज यहाँ पे ये देखिए कि C1 और C2 बराबर है, C1 बराबर C2 है, यानी मैंने आपको गुण प्रगुण में बताया था, इसके जो गुण बताए गए थे आपको कि अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव जो है अगर सर्वांगसम है या दो पंक्तियां या दो स्तंभ जो है सर्वांगसम है तो उस सारणी का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात ये मान आ गया आपका 0। तो इसका मान जो 0 आ गया तो अतः यहां से लिख देंगे हम, अतः बिंदु ए बी सी संरेख है, संरेख है, यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं या फिर आप इसमें वैल्यू रखिए, दोनों पक्ष लेकर चलिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए और हल करते जाइए, अगर दोनों 0 हो गए तब भी वो जो बिंदु हैं वो संरेख हो जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां से जो क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया, ये इसमें यह कहा गया है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष आपको निम्नलिखित दिए हो तथा उसका क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग मात्रक हो तो वहां से यह तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें k का मान ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति के लिए। तो देखिए यहां से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है वो 4 वर्ग मात्रक है। तो यहां से पहली कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, k का मान 0, 4 का मान 0 और 0 का मान 2 दिया है, यानी x1 बराबर k, x2 बराबर 4 और x3 बराबर 0, y1 बराबर 0, y2 बराबर 0 और y3 बराबर 2 दिया है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो प्लस और माइनस में होता है, तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल रखेंगे वो प्लस माइनस आप 4 रखिएगा, 1/2 आएगा। x1 की जो वैल्यू है वो k है, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 0, इसकी 0 0 और 2 1 1 1। अब यहां से इसको इधर भेज दीजिएगा तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस माइनस 8 हो जाएगा और ये आपको मिलेगा k01 401 0 2 1। अब R1 के सापेक्ष यहां पे प्रसार करिएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस प्लस माइनस 8 बराबर k। अब देखिए ये कैंसिल होगा, 0 माइनस का 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2, फिर माइनस 0 के सापेक्ष करेंगे तो देखिए ये कैंसिल 4 माइनस 0 आ जाना है, फिर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल 4 दूनी 8 माइनस 0 होगा तो 8 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस 8 हुआ और ये मिलेगा आपको माइनस का 2k, ये हो जाएगा आपका 0 और ये मिलेगा प्लस का 8, इसको इधर ले आइएगा तो प्लस माइनस 8 हो जाएगा और माइनस का 2। अब दो स्थितियां हैं, पहली यदि -8 प्लस 8, -8 बराबर -2k, तो 0 बराबर -2k, तो यहां से जो k की वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी। पुनः यदि, अब ये प्लस ले लीजिए, अब यहां पे देखिएगा यदि या ऐसे कर लीजिएगा, धनात्मक मान लेने पर, पुनः ऋणात्मक मान लेने पर, ऐसे लिख लीजिए आप। भाई प्लस माइनस का दिया तो एक बार हमने प्लस ले लिया, एक बार हम माइनस ले लेंगे, तो -8 बराबर माइनस का 2k। तो यहां से देखिए -8 माइनस 16 हो जाएगा, ये माइनस का 2k आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, यानी जो k की वैल्यू हुई यहां से 8 मिल गई, तो k बराबर 8। तो यहां से लिखिएगा अतः k की जो वैल्यू मिली वो 0 और 8 मिल गई। तो ये जो है आपका
वो दो वैल्यू मिली, एक मिली 0 और एक मिली 8। तो यहां से k की वैल्यू हमको 2 मिलेंगी। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है यहां से आपको जो क्षेत्रफल रखेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको आप प्लस और माइनस में रखेंगे, सिर्फ प्लस में नहीं रखना है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मात्रक दिया है तो ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब माइनस में वहां पे लिखा नहीं जाता, लेकिन जो त्रिभुज का भाई वर्ग मात्रक प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी। जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि -15 आया था तो उसको हमने +15 लिख दिया था। तो माइनस में क्षेत्रफल लिखते नहीं है, और यहां पर जो भाई हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हो सकता है प्लस में क्षेत्रफल, हो सकता है माइनस में हो, इसलिए k की वैल्यू जो है वो हम प्लस माइनस रखेंगे। वो क्षेत्रफल जो है, अगर k का मान या किसी अचर वैल्यू का मान निकालना है, अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो वहां पर जो क्षेत्रफल का मान रखेंगे वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रखना है। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला -2, 0, 0, 4, 0, k, इसको भी आप इसी तरीके से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां से जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें यह कहा गया कि सारणी का प्रयोग करके 1, 2 व 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहां से देखिए जो दो बिंदु आपको दिए गए हैं, बिंदु यहां से आपको दिए गए हैं 1, 2 और दूसरा जो दिया गया वो 3, 6 दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसको जो है आप मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है यहां से। तो देखिएगा क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखें x1, इसका नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए माना a 1, 2 हो जाएगा और b 3, 6 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो x1 बराबर यहां से हो जाएगा आपका 1, x2 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 2, y3 हो जाएगा आपका 6। तो यहां से लिखेंगे दो बिंदुओं a 1, 2 व b 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहां से देखिए ये क्या होता है आपका, ये होता है x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 बराबर 0 होता है। वैल्यू रखिएगा यहां से। तो x1 की वैल्यू आपको दी गई है 1, x2 की वैल्यू दी गई है 3, y1 की वैल्यू यहाँ पे रहेगा, y1 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 2, y2 की जो वैल्यू y3 नहीं है यहाँ पे, y2 है, y2 की जो वैल्यू आपको दी गई है वो 6 और ये 1, 1, 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से देखिएगा क्या करना है, r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए बस। तो यहां से r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहां से x। अब देखिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, 2 1 कम 2 हो जाएगा, -6 कब 6 हो जाएगा, फिर -y हो जाएगा। अब यहां से y, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाना, तो 1 और 1 बचा, 1 1 का गुणा 1 हो जाएगा और 3 और 1 का गुणा -3 हो जाएगा। ये हो गया आपका। फिर 1 के सापेक्ष करेंगे +1, तो यहां से देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, 6 कम 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा। तो यहां से जो आएगा तो x इंटू -4 आएगा, माइनस इंटू -2 आएगा और +1 इंटू 0 आएगा। तो इस तरीके यहां से बराबर 0 भी आपका चलता है, इसको भी याद रखिएगा, बराबर 0। चूंकि बराबर 0 यहां दिया गया तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 4x और माइनस प्लस का हो जाएगा 2y और प्लस का 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी -2 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा आपका 2x प्लस, अब माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और बराबर 0 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2x - y बराबर 0। तो ये जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेखा का समीकरण। दो बिंदु जो आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 6, इससे होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो आपका हो जाएगा 2x - y बराबर 0। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया कि सारणी का प्रयोग करके जो बिंदु आपको दिए गए हैं 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी आपको वही करना जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहां से जो x1 की वैल्यू होगी वो 3, x2 की जो वैल्यू होगी वो 9, y1 की जो वैल्यू होगी 1 और y2 की जो वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। तो यहां से इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो लिखेंगे हम दो बिंदुओं, देखिए दो बिंदु जो आपको दिए गए वो कौन कौन से हैं, यहां पे हम नाम नहीं दे रहे हैं, ऐसे लिख दीजिएगा। 3, 1 व 9, 3 को
मिलाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो यहां से जो होगा वो आपका होगा x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 बराबर 0 हो जाएगा। वैल्यू रखिएगा तो यहां से x, x1 की वैल्यू आपको 3 दी गई है, x2 की वैल्यू 9, y, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, 1, 1, 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, बस r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए यहां से प्रसार करेंगे जब तो क्या मिलेगा आपको x। अब देखिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल होना है तो ये 1, 1, 1 हो जाएगा, माइनस 3, 1 का गुणा 3 हो जाएगा, फिर माइनस y हो जाएगा यहां से, फिर ये कैंसिल 1 और 3 का गुणा आपका 3 हो जाना है, माइनस 9 और 1 का गुणा आपका 9 हो जाना है, फिर प्लस 1 के सापेक्ष जब करेंगे तो ये कैंसिल 3 त्रिक का 9, 9 माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आएगा आपका x गुणे -2 आएगा, माइनस y गुणे -6 आएगा और प्लस 1 गुणे 0 हो जाएगा बराबर 0। तो यहां से देखिएगा ये बचेगा आपका माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 6y और बराबर 0 बचेगा। तो -2 कॉमन ले लीजिएगा यहां से तो ये बचेगा x माइनस 3y, भाई माइनस कॉमन लिया तो प्लस था माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो इसको उधर भेज दीजिएगा तो x माइनस 3y बराबर क्या मिलेगा आपको 0। तो ये जो हो जाएगा वो दो बिंदुओं 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपका ये होगा। तो इस तरीके से जो भी बिंदु दिए गए अगर आपको सूत्र याद है तो बड़ी आसानी से इसका प्रयोग करके इसमें इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो आपको याद करना, बस 3 सूत्र आपको याद रखने हैं, उसी पर जो है पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है और बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4, उसका सेकंड पार्ट, वो पहला पार्ट था। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें k का मान पूछा गया है। तो इसमें जो है देखिएगा यहां से x1 की जो वैल्यू दी गई वो 2 है और x2 की जो वैल्यू है वो 5 है, y1 की वैल्यू -6 और y2 की जो वैल्यू है वो 4 दी गई है आपको, ये दिया गया है। और x3 की वैल्यू यहां से k है और y3 की जो वैल्यू है वो 4 दी गई। तो देखिए चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 ये होता है। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो प्लस और माइनस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से इसको प्लस माइनस आप 35 लिखिएगा और 1/2 और x1 की वैल्यू जो है वो है 2, x2 की 5, x3 की k और -6, 4, 4, 1, 1, 1 ये दिया है, इसको इधर भेजिएगा। तो देखिए प्लस माइनस के 70 हो जाएगा आपका और इसके सापेक्ष जो अब यहां से जो आपका बचेगा वो 2, 5 के -6, 4, 4, 1, 1, 1। अब यहां से r1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिएगा। प्रसार करने पर तो देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, ये आपको इधर मिलेगा प्लस -70 और ये प्रसार करेंगे जब तो ये हो जाएगा 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 4 - 4 हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए ये भी माइनस और सूत्र का माइनस, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 5 एकम 5 माइनस के हो जाएगा और प्लस का 1 है 1। अब देखिए ये कैंसिल 4 × 5 = 20 माइनस का 4k हो जाएगा, ये मिलेगा। तो यहां से प्लस -70 होगा और बराबर ये तो 0 हो जाना है आपका और प्लस का ये मिलेगा 6 × 5 = 30 माइनस का 6k होगा और प्लस का ये 20 माइनस का 4k। अब देखिएगा ये प्लस -70, अब ये हो गया 6 × 4 = 10 माइनस का 10k होगा, 30 20 आपका 50 हो जाएगा। तो ये 50 हो गया, आप इसको इधर ले आइएगा तो ये प्लस -70 माइनस का 50 होगा बराबर माइनस का 10k दिया गया है। तो देखिए एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, यदि 70 - 50 बराबर -10k है। तो देखिए यहां से जो बचेगा वो आपका 20 बचेगा और माइनस का 10k हो जाएगा, तो 10 दूना 20। तो इस तरीके से 2 बराबर बचेगा k माइनस का, यानी k की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। फिर पुनः यदि अब एक बार माइनस लेना है आपको तो -70 हो जाएगा आपका, -50 हो जाएगा बराबर माइनस का 10 के हो जाएगा। तो यहां से एक चीज ये देखिए -70 माइनस ये तो 7 × 5 = 12 -120 होगा और -10 के हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल और 10 12
तो इस तरीके से 12 बराबर के, अर्थात के बराबर जो वैल्यू मिली वो 12 मिल गई। तो इस तरीके से हमने ये देखा था के का जो मान मिला वो -2 और 12 मिला। तो दो वैल्यू मिल गई के की, -2 और 12। तो -2 और 12 जो है वो आपका विकल्प नंबर 4 सही है। तो इस तरीके से इसका जो विकल्प नंबर है वो चौथा सही है। तो ये क्वेश्चन आपका